अगर ये 7 चीजें हमारे किचन में हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप सेहतमंद हो ही नहीं सकते। ये संभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर इंदर बग्गा जी, प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथ हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इनका कहना है कि किचन में 7 चीजें ऐसी हैं जिन्हें दूर करके हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर इंदर बग्गा के हमने पहले भी कुछ वीडियो दिखाए जिनमें इन्होंने बताया था कि कैसे पित्त की थैली की पथरी नेचुरल तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज आपको बताने वाले हैं 7 उन चीज़ों के बारे में जो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा खराब कर रही हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को बढ़ावा दे रही हैं और उनसे हम आसानी से बच सकते हैं। कौन सी वो 7 चीज़ें जानते हैं डॉक्टर इंदर बग्गा जी से। सर नमस्कार। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी डॉक्टर साहब, कौन सी 7 चीज़ें हैं जो आपका कहना है कि बड़ी नुकसान कर रही हैं? मैं इसकी शुरुआत करूंगा रिफाइंड शब्द से। आम लोगों के दिमाग में रिफाइंड का ये सोचा जाता है कि रिफाइंड का मतलब है साफ किया हुआ, जबकि ये उसके बिल्कुल उल्टा है। जो 7 चीज़ों की बात करते हैं उसमें 4 चीज़ें जो रिफाइंड हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हैं, उसमें पहला है रिफाइंड फ्लावर, मतलब रिफाइंड आटा। दूसरी चीज़ है रिफाइंड तेल। तीसरी चीज़ है रिफाइंड शुगर और चौथी चीज़ है रिफाइंड नमक। इसके अलावा जो 3 चीज़ें और नुकसानदायक हैं हमारी सेहत के लिए, उसमें है एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन और माइक्रोवेव ओवन। अगर ये 7 चीज़ें हमारे किचन में हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप सेहतमंद हो ही नहीं सकते। ये संभव नहीं है। आपने ये तो जान लिया कि 7 चीजें कौन सी हैं जो रसोई में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीजें हमारी सेहत को नुकसान कैसे पहुंचा रही हैं, इसकी विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर इंदर बग्गा। 19 मिनट का ये पूरा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये चीजें जो हम खा रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे और किस तरह हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए आप आज से ही इन सभी 7 चीजों को रसोई से बाहर करना शुरू कर देंगे। रिफाइंड जो चीजें प्रक्रिया की जाती है उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, वो लंबे टाइम तक 3 महीने 6 महीने तक चले ताकि उसको बेचना आसान हो सके। रिफाइंड में आपका सेहत का कोई रोल नहीं है। रिफाइंड में पैसा कमाने का खेल है कि पैसा कैसे कमाया जाए। रिफाइंड में एक और चीज़ होती है, शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं। रिफाइंड में कम प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे हम मैदे को लेते हैं, आटे को लेते हैं कि आटे से रिफाइंड फ्लावर या मैदा कैसे बनाया जाता है। गेहूं का दाना है, गेहूं के दाने के जो छिलका है, इस अंडे के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि गेहूं के दाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। गेहूं को दाना है, उसको आपने काटा तो गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है बाहर का, ये जिससे चोकर बनता है, इसे कहते हैं ब्रैन। इसमें काफ़ी गुण होते हैं, इसमें भी विटामिन होते हैं, इसमें फाइबर होता है। आपने फाइबर की बहुत बात सुनी होगी कि फाइबर कम हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो गेहूं का जो बाहर का हिस्सा है उसमें फाइबर होता है। ब्रैन के नीचे का जो हिस्सा है ये एंडोस्पर्म कहलाया जाता है, जो मैक्सिमम है, जो 80% है। इस दाने का जो हिस्सा है वो 80% एंडोस्पर्म है। इस हिस्से से मैदा बनाया जाता है। इसमें न्यूट्रिशन बाकी दाने के मुकाबले काफ़ी कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको अंदर नज़र आ रही है, इसको जर्म बोला जाता है। ये सेंटर पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन होता है, इसमें थोड़ा सा तेल भी होता है और ये वो हिस्सा है जो दोबारा से गेहूं को उगाने में, उसकी फसल उगाने में जो काम आता है। तो किया क्या जाता है मैदा बनाने में, ऊपर का जो हिस्सा है इसको निकाल दिया जाता है, इसको छील कर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये भी बाजार में अलग से बिकता है, इसको बेचा जाता है। बिल्कुल जो सेंटर में है जर्म, उसको भी निकाल दिया जाता है और जो बाकी अब बच जाता है जिसमें न्यूट्रिशन कम है, इससे मैदा बनाया जाता है। इसका कारण क्या है, यही क्यों चुना जाता है? पहला कारण ये है
कि जहां भी न्यूट्रिशन कम होगा या न्यूट्रिशन उसमें से हटा दोगे आप तो उसको कीड़े नहीं खाएंगे। या तो पहला कारण यह है उसको बनाने का कि इसमें कीड़ा ना लगे, क्योंकि बाकी में तो बहुत न्यूट्रिशन है, उसमें विटामिन है, मिनरल है, कीड़े तो खाने दौड़ते हैं। तो इसको निकाला जाता है मैदा बनाने के लिए। मैदा बनाने के लिए तरह तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं। इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमेट, ये अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं जो मैदे को केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि वो एक तो फाइन पाउडर की तरह बने और वो लेई में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसको रबड़ की तरह बनाना है। 2-3 कारण है इसके। एक तो मैदे की वॉल्यूम बढ़ानी है। मैदे की खासियत क्या है कि कम क्वांटिटी लगती है और वो फूल के बहुत बड़ा हो जाता है। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना ज्यादा है। आटे में ये फूलने की ताकत नहीं है, मैदे में फूलने की ताकत है। तो कम मैदा जो है वो बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा बिकने की, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहला कारण मैदे का है। दूसरा है शेल्फ लाइफ। जब हम सारा का सारा न्यूट्रिशन मैदे से निकाल देते हैं तो मजाल है कोई कीड़ा उसको लग जाए। जिस चीज को कीड़ा नहीं खाता उसको हम भर भर के खाते हैं। तो मैदा जो है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। मैदे से बनी हुई चीजें जब हम दुकान में रखवाते हैं तो वो लंबे टाइम तक चलती हैं, तो दुकानदार उसको आसानी से बेच पाता है। मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि उसका सामान वापस नहीं आता। ये जो मैदा है ये ग्लू की तरह काम करता है, ये डाइजेस्टिव इश्यूज करता है, ये लेई की तरह चिपक जाता है, ये कॉन्स्टिपेशन करता है, ये सिर दर्द कर सकता है, ये माइग्रेन और 20 तरह की अलग बीमारियां करने की क्षमता रखता है। अब मैदा अपने आप में तो टेस्टी नहीं है, तो अब इसको टेस्टी बनाने के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल, इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उसमें रिफाइंड ऑयल आ गया और रिफाइंड शुगर और रिफाइंड सॉल्ट। या तो नमक, तेल और मैदे से स्वादिष्ट बनाई जाएगी या वो चीनी, मैदा और तेल के साथ। यही कॉम्बिनेशन है जो उसको टेस्टी बनाता है, क्रिस्प बनाता है, क्रंची बनाता है। और ये चारों चीजें इसमें रिफाइंड होती हैं जो हमारे शरीर का धीरे 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 सत्यानाश करती हैं। डायबिटीज का, हार्ट ब्लॉकेजेस का, बीपी का, गॉल ब्लैडर स्टोन्स का, लिवर में स्टोन्स का ये मुख्य कारण है। ये जो मैदा है ये इतना एसिडिक है कि ये शरीर की हड्डियां गलाने की क्षमता रखता है। देखिए क्या होता है, एसिडिटी अलग है और शरीर एसिडिक होना अलग है। मैदा खाओगे तो एसिडिटी तो होगी ही, लेकिन आपके शरीर को भी एसिडिक बनाने की कोशिश करेगा, मतलब आपके ब्लड का पीएच चेंज करेगा। अब ब्लड का पीएच चेंज हो गया तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो शरीर बहुत स्मार्ट है, आपको जिंदा रखने के लिए, ब्लड का पीएच एल्कलाइन रखने के लिए शरीर क्या करता है, हड्डियों से एल्कलाइन मिनरल लीच करके खून को एल्कलाइन बना देते हैं। और ये एक मुख्य कारण है किडनी स्टोन बनने का। दूसरा आइटम जो हमारे घरों में रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है वो है रिफाइंड तेल। एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, टेक्निकलिटी में मैं जाना नहीं चाहता। एक टाइम पे मार्जरीन बहुत फेमस था, वो भी इसी तरीके से बनता था और वो इतना बेचा गया बटर का सब्स्टिट्यूट कि उसने इतने हार्ट की प्रॉब्लम्स कर दी दुनिया में जिसकी कोई हद नहीं। अगर हम मूंगफली का तेल बनाना है और मूंगफली को लें और मूंगफली के दानों को दबाया हमने और तेल निकाला, ये हमारा फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल होगा। उसका बचा खुचा भी तेल निकाल दिया हमने तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन कह लो या कोल्ड प्रेस कह लो। अब क्या बचा, अब बच गया मूंगफली का कचरा। अब इस कचरे को सपोज हम एक कढ़ाई में डालें और उसमें कुछ केमिकल डालें और इसको गर्म करें और उसकी भाप को हम कहीं इकट्ठा कर लें, दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लें, तो ये ग्रीस की तरह बड़ा ही अजीब से स्मेल वाला हमारे को तेल मिलेगा जिसको आप मूंगफली का तेल बना के बेच नहीं सकते। अब आ जाती है यहाँ पे रिफाइनिंग। तो रिफाइन करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ पदार्थों का इस्तेमाल, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इसको, मतलब इसकी स्मेल को निकालेंगे, डीगमिंग करेंगे, इसके कलर को साफ करेंगे, इसको पानी की तरह बनाएंगे। और ये जो है, जो अब पानी तैयार हुआ, जो तेल क्लियर, ये मूंगफली के आसपास भी नहीं है, 1% भी मूंगफली के गुण नहीं है। क्योंकि मूंगफली के जिस चीज से बनाई गई, टेक्निकली जो परिभाषा है कि आपने लिया क्या, मूंगफली ली, उस परिभाषा में तो आप सही हो गए, लेकिन अब के जो एडिटिव्स हैं वो
आपके तेल में आ गए सारे, और वो तेल मूंगफली का तेल बना के बेचा जा रहा है। कोई भी रिफाइंड तेल हो, चाहे मूंगफली का हो या कोई और हो, उसका प्रोसेस बनाने का यही है, उसमें उसके सीड के बीज के गुण नहीं हैं। ये जो तेल हैं, ये जो कच्ची घानी के बनाए जाते हैं, ये बहुत लंबा टाइम नहीं चलते, जबकि रिफाइंड ऑयल जो है वो काफ़ी महीनों तक चलता है। और आप एक और चीज़ देखेंगे, ये रिफाइनिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब भी हम तेल बनाएंगे तो तेल का हर बैच का कलर अलग आएगा, लेकिन आप देखेंगे आप जिस कंपनी से लेते हैं रिफाइंड, हमेशा एक ही कलर आता है। तो रिफाइनिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि यूनिफॉर्मिटी रहे, एक ही तरह का पानी वाला तेल बनाया जाए, ताकि ग्राहक को ज़्यादा समय तक अपने जाल में फंसा के रखा जाए, वो इस जाल के चुंबल से निकल ना पाए। ऐसे ही चीनी बनाई जाती है रिफाइन करके। और मैं थोड़ा सा नमक के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। नमक, समुंदर का जो पानी है उसकी कॉम्पोजिशन और हमारे खून की कॉम्पोजिशन थोड़ी मिलती जुलती है। 86 मिनरल हैं समुद्री नमक में, 86 मिनरल, जिनमें से कईयों के नाम तो आपने सुने नहीं होंगे। ये हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी है। और ऐसे ही जो पहाड़ी नमक है, जो हिमालयन रेंज से आता है, वो पहाड़ी नमक में भी 84 से 86 गुण हैं। ये बेहतरीन सोर्स हैं हमारे मिनरल्स रिप्लेनिश करने का बॉडी में। लेकिन जो रिफाइनिंग प्रोसेस, जो रिफाइंड नमक है, इसमें से क्या किया जाता है, 84 के 84 तो निकाल के या तो बेच दिए या उसको निकाल दिया गया, और बाकी बचे 2 सोडियम क्लोराइड, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा घातक हैं। ये सोडियम क्लोराइड है जो बीपी बढ़ाता है, समुद्री नमक नहीं। वो जो हमारा सेंधा नमक आता है वो नहीं बढ़ाता। ये जो 2 नमक हैं, सोडियम और क्लोराइड, जो मिनरल निकाल के हमारे नमक को बेचा गया, इसके कारण हमारे अलग अलग जो है समस्या हो गई हमारी सेहत की। और नमक जो है इतना ज़रूरी है सेहत के लिए, लोगों के नमक बंद करा दिए गए। नमक इतना सेहत के लिए ज़रूरी है, किसी टाइम में नमक करेंसी था। जितनी भी रिसर्च हुई है, जो मेडिकल साइंस ने की है, जो साइंटिस्ट ने की है, जो स्पॉन्सर की गई, वो सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड नमक पे हुई है। कोई भी रिसर्च ना सेंधा नमक पे हुई, ना पहाड़ी नमक पे हुई, ना हिमालयन सॉल्ट पे हुई, ना वो समुद्री सी सॉल्ट पे हुई, क्योंकि इस पे पैसा बनना नहीं था। तो रिफाइंड नमक एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल है, एक पॉइजन है, जिसे ना इस्तेमाल करें। इन 4 चीज़ों के अलावा हमारे किचन में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें एल्युमिनियम के बर्तन और नॉन स्टिक पैन जो हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही घातक हैं। जब आप एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स में कुकिंग करते हैं, तो एल्युमिनियम, जब आप कड़छी ऐसे डालते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट एक जनरेट होता है, और एल्युमिनियम लीच होके आपकी दाल सब्जी में आ जाता है। यही जब दाल सब्जी आप खाते हो तो ये आपके शरीर में चला जाता है, और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे पिछले कुछ दशक में अल्जाइमर्स की बीमारी, ब्रेन में अल्जाइमर्स की याददाश्त की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका एक मेन कारण एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी बीमारियों के पनपने में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ नॉन स्टिक क्यों आया? क्योंकि कन्वीनियंस के लिए चीजें चिपक जाती थी और नॉन स्टिक प्रमोट किया गया। सबसे बड़ी कंपनी नॉन स्टिक पैन बनाने वाली जो है, उसके जो एम्प्लॉयज थे, आगे चल के उनको इतने कैंसर हुए। वो उस फैक्ट्री में काम करते थे और उसकी जो फ्यूम्स होती थी जब नॉन स्टिक बनाते थे, लेयरिंग करते थे, उसको वो सूंघते थे, उसके कारण उनको कैंसर हुए। ये बात दबा दी गई है, आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो नॉन स्टिक की जो कोटिंग की लेयर है, ये बहुत ही खतरनाक है, घातक है, कैंसर कॉजिंग है। और आप एक और चीज़ देखें, जब आप नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, आपने 3-6 महीने वो बर्तन यूज़ किया, तो आप देखेंगे कि वो चिप हो गया, उसकी नॉन स्टिक पैन में से वो उतर गया, वो चिप हो गया। वो गया कहाँ पे? वो दाल सब्जी के साथ आपके शरीर में गया, और अब वो आपके लिवर को परेशान कर रहा है, आपकी किडनी को दिक्कत दे रहा है, आपके हार्ट को दिक्कत दे रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पूरे शरीर को सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि उसको निकालना शरीर से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो नॉन स्टिक बर्तन
आप अपने किचन से जितनी जल्दी हो सके हटा दें, क्योंकि ये बीमारियों के घर हैं। लास्ट चीज जो आपके किचन में किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, ये है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का खाना मरा हुआ खाना है, मरा हुआ। आप ये देखेंगे माइक्रोवेव में आपने राइस डाली, आपने दाल डाली, आपने सब्जी डाली, आपने गर्म किया, उबलने लग गई, आपने माइक्रोवेव खोला, अंदर हाथ डाला, ठंडा माइक्रोवेव। तो ये गर्म कैसे हो गई? उबाल दिया दाल को, उबाल दिया राइस को, गर्म कैसे हुई? हीट है नहीं। तो ये जो रेज हैं, रेडिएशन की जो रेज हैं, ये करती क्या है? जैसे चावल है, तो चावल का जो दाना है उसके अंदर जो एटम्स हैं उसको एजिटेट करती है, उसको फ्रिक्शन करती है, उसको आपस में हिलाती है, और हिला के जो हीट जनरेट होती है उससे खाना गर्म हो रहा है। तो हुआ क्या, आपका जो केमिकल स्ट्रक्चर है खाने का, जो फूड है आपका, वो स्ट्रक्चर ही बदल गया। अब आप चावल नहीं खा रहे हैं, आप कुछ और खा रहे हैं। माइक्रोवेव रिप्लेस करना है। लोग कहते हैं माइक्रोवेव के बिना तो हमारी ज़िंदगी, हमें तो ऑफिस जाना है, भागना है, आना है, जाना है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, माइक्रोवेव को आप OTG से रिप्लेस कर दीजिए। OT बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको यूटेंसिल लगता है कि एल्युमिनियम नॉन स्टिक, आप इसकी बजाय में क्या यूज़ करें, तो आप कास्ट आयरन के, लोहे के कास्ट आयरन के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। भारी होंगे और आप ताज्जुब करेंगे इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे। इसको आप सीजन कर लें, थोड़ा सा तेल लगा लें और इसको 400 डिग्री घंटे भर गैस पे इसको पकाएं। ये एक नॉन स्टिक की लेयर बना देगा। इसको एक तरीका होता है नॉन स्टिक में कन्वर्ट करने का। थोड़ा टाइम कुक करने के बाद इसको स्क्रब करके, रगड़ के धोना नहीं होता। ये थोड़ी ही कुकिंग के बाद ये नॉन स्टिक बन जाता है और आपको कभी नॉन स्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस पर जो मर्जी करें, आप डोसा बनाएं, आप जो मर्जी करें, कुछ नहीं चिपकेगा। उसके अलावा आप 18x8 का स्टेनलेस स्टील, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हैं। आप सेरेमिक के, कांच के बर्तन में कुकिंग कर सकते हैं। सेरेमिक, ये कोटिंग आती है सेरेमिक की, कांच की, इसको यूज कर सकते हैं। पर एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये कोटिंग एल्यूमिनियम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आप सेरेमिक के बर्तन यूज कर सकते हैं, आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं, आप मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमें किसी भी तरह से ये जो एल्यूमिनियम है और नॉन स्टिक है, इसको अपने किचन से बाहर निकालना है, फेंक देना है। किसी को दान भी मत दीजिए, क्योंकि आप उसके जिंदगी में जहर डाल रहे हैं। इसको डस्टबिन में ही फेंकना है। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर इंदर बग्गा जी ने बताया कि हमें 7 चीजों से बचना है जो सेहत को नुकसान पहुंचा रही, ये डिटेल में जानकारी दी गई है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई सवाल हो तो हमने नंबर दिया हुआ, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।